हेलो दोस्तों, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमको दो तरह के डिडक्शंस मिलते हैं। वो दोनों तरह के डिडक्शंस को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला जो डिडक्शन हमें मिलता है वो मिलता है अंडर सेक्शन 24A। 24A ये कहता है कि हमें जितनी भी नेट एनुअल वैल्यू हमें मिल रही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, उसके ऊपर फ्लैट 30% का हम डिडक्शन लेंगे। और इसमें मतलब कोई भी अगर प्रॉपर्टी मैंने लेट आउट कर रखी है तो उसमें मुझे 30% का डिडक्शन मिलेगा। इतना ही नहीं, कल को अगर कोई पुराना रेंट जो मुझे नहीं मिला था प्रीवियसली, वो अगर मुझे मिलता है उस पर भी हमको 30% का बेनिफिट मिलेगा। वो 30% हम रिड्यूस कर लेंगे और जो टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा वो केवल 70% वैल्यू के ऊपर जो आएगा वो हमें पे करना पड़ेगा। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये थी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसके ऊपर GAV निल होती है, उसके ऊपर NAV भी निल होती है, तो उस पर अगर आप 30% कैलकुलेट करोगे तो आंसर विल बी निल। तो अल्टीमेटली SOP पे यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब ये है। दूसरी तरफ जो बात हमें समझ में आती है वो आती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसको हम अगर बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से समझें तो आप इस बात को अगर समझो कि अगर आपके पास कोई घर है, उस घर को बनवाने के लिए या उस घर को रिनोवेट कराने के लिए आपने कोई लोन लिया है, उस लोन का जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको अंडर सेक्शन 24B मिलता है। देखो, ये बात बहुत अच्छे से समझने वाली है। एक क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं कि वो घर मेरा है, उस घर में मैं रहता हूँ, तो क्या तब भी मुझे ये बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज़ येस। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी कि खुद आप उसमें रहते हो तब भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपकी कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है यानी कि जिस प्रॉपर्टी को आप किराए पे देते हो, जिससे आप पैसे कमाते हो, उस पे भी आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। ये बेनिफिट कैसे मिलेगा, ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। आइए एक बार देखते हैं कि आखिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बेनिफिट हमें किस तरह से मिल सकता है। आइए इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसमें क्या होता है कि दो तरीके का इंटरेस्ट का बेनिफिट हमें मिलता है। पहला तो वो जो करंट ईयर का इंटरेस्ट हो, यानी कि जिस साल आप बात कर रहे हो, जिस साल आप कैलकुलेशन कर रहे हो, उस साल का आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है वो हम लोग आगे चल के समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग करंट ईयर की बात कर लेते हैं। करंट ईयर की बहुत सिंपल सी बात आपको समझनी होगी कि जो भी आपने लोन ले रखा है उसके ऊपर जो भी आपने एनुअल बेसिस पे ब्याज पे कर रखा है, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको अलाउड एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो इंटरेस्ट आपको बेनिफिट मिलेगा इसकी एक अपर लिमिट है कुछ केसेस में, वो आगे चल करके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बस आपको एक चीज़ अभी जो क्लियर रखनी है वो ये रखनी है कि जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आपको अलाउड एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। कब से मिलेगा ये बात बहुत क्लियर है कि जब से आपका जो घर है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो जब से बन करके तैयार हो गई, जब भी वो रेडी टू यूज़ हो गई, उसका आप पूरा इंटरेस्ट बेनिफिट ले सकते हो उस साल से जिस साल से वो कंप्लीट हो गई। अच्छा, कंप्लीशन की कोई डेट कोई फिक्स नहीं है। आप मान लो अगर 31 मार्च को भी कंप्लीट करते हो, वो फाइनेंशियल ईयर अभी ख़त्म नहीं हुआ, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड डेट पे भी ख़त्म करते हो, तो उस पूरे का पूरे साल का इंटरेस्ट का बेनिफिट आप ले सकते हो। लेकिन अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, यानी कि घर अभी बन करके तैयार नहीं हुआ है, जो भी प्रॉपर्टी है अगर वो बन करके तैयार नहीं हुई है, तो उसका बेनिफिट आपको उस साल नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जिस साल घर बन करके तैयार हुआ होगा। और फिर डेट की कोई लिमिट नहीं है, वो चाहे 1 अप्रैल हो, चाहे 31 मार्च हो, जिस भी ईयर में घर बन करके तैयार हुआ है, किसी भी डेट को बन करके तैयार हुआ है, उस पूरे साल का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनेटली नहीं कैलकुलेट करना है कि भाई अगर अगस्त में बन करके तैयार हुआ है तो अगस्त से कैलकुलेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें ईयरली देखना है, जिस फाइनेंशियल ईयर में तैयार हुआ है उस पूरे फाइनेंशियल ईयर का, इर्रेस्पेक्टिव की डेट क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, जो लोन आपने लिया हो वो किसी भी काम के लिए लिया हो, चाहे वो एक्विजिशन हो, रिपेयर हो, रिनोवेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो डिडक्शन आपको क्लेम मिलेगा वो मिलेगा सेक्शन 24B में। और ये एक्रूअल बेसिस पे मिलेगा, यानी कि आपने ड्यू किया है या ड्यू किया है या पेमेंट किया है, विच एवर इज़ अर्लियर वाला जो कॉन्सेप्ट लगता है, उसके बेसिस पे आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, हो सकता है कि, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आप हो सकता है कि अगले महीने तक उसको पे करो, तो जो भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है वो पूरा का पूरा आप क्लेम कर सकते हो उसी फाइनेंशियल ईयर में जिस ईयर में वो ड्यू हुआ है। और अगर आपने एडवांस में कोई पेमेंट कर दिया है तो उसका भी आप बेनिफिट अवेल कर सकते हो, क्योंकि एक्रूवल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ड्यू या पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। होपफुली ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग एक बार समझ लेते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। प्री कंस्ट्रक्शन में देखो एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपको गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट देंगे, तो इंटरेस्ट किस चीज़ का भाई? रिपेयर का, रिनोवेशन का, रिकंस्ट्रक्शन का या कंस्ट्रक्शन का। तो अगर आपके पास कोई ज़मीन है, उस ज़मीन पे अगर आपने लोन लिया है तो आपके पास तो कोई घर है ही नहीं, तो आपको किस चीज़ का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा?
मिलेगा, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल ही नहीं पाएगा। तो लोग जनरली क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं कि मुझे घर बनवाना है, इस ज़मीन पे घर बनवाना है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये जो इंटरेस्ट का हम बेनिफिट है ये उन्हीं लोगों को देंगे जिनके पास घर है। बट आपके पास तो घर है नहीं, क्योंकि आपके पास तो ज़मीन है, उस ज़मीन पे आप घर बनवाओगे। अब ये कैसे श्योर है कि जो लोन आप ले रहे हो उससे घर ही बनवाओगे? नो डाउट बैंक आपको ऐसे लोन देगा ही नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इन अ डाउट आपको देखती है और गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप घर बनवा रहे हो, यानी कि एग्जिस्टिंग में अगर आपके पास घर नहीं और आप उस घर ज़मीन पे घर बनवा रहे हो, तो जब घर बन करके तैयार हो जाएगा उसके बाद ही हम आपको क्लेम करेंगे, जो अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर बनने से पहले का जो ब्याज है वो आपको अलाउड नहीं होगा, वो आपको अलाउड होगा। वो आपको 5 ईयर्स में अलाउड होगा। मीन्स टू से कि जब से आपने घर बनाना शुरू किया है से लेकर के जिस साल आपका घर बनकर के तैयार हुआ उसके 1 साल पहले तक का जितना भी ब्याज है उस पूरे ब्याज को हम मर्ज कर लेंगे, सम कर लेंगे और उसको अगले 5 साल में हम बेनिफिट प्रोवाइड करा देंगे। इसको एक बार यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टाइम चार्ट है, आपने इस दिन लोन लिया, 1 साल लगा घर बनवाने में, 2 साल लगा घर बनवाने में, तीसरे साल किसी दिन बन करके घर तैयार हो गया। इसके बाद अगले सालों में आप कंटिन्यू करते रहे। तो जिस साल घर बन करके तैयार हुआ उस साल का इंटरेस्ट तो आप उसी साल पे कर दोगे, हर साल का इंटरेस्ट तो आप उसी साल पे कर दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जितना भी ब्याज बनता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है उस पूरे कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को आप डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे और घर बनने के अगले 5 साल तक आप उसका बेनिफिट अवेल कर लोगे। मीन्स टू से जिस साल तक घर नहीं बना था 31 मार्च एट द क्लोजिंग डेट, अगर उस 31 मार्च तक घर नहीं बना था तो उस साल तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं आपका अलाउड होगा। लेकिन जिस साल कंप्लीट हो गया उस साल से आपको अगले 5 साल तक करेंट ईयर का इंटरेस्ट और कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 इंटरेस्ट यानी कि 20% इंटरेस्ट आपको अलाउड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डबल इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। अगले 5 साल तक आपको डबल इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद से फिर सिर्फ करेंट ईयर का ही बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ और इस पर एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने आपसे ये कहा कि आपके जब आप घर को कंस्ट्रक्ट करवाते हो तो उस टाइम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कंस्ट्रक्शन से पहले का और कंस्ट्रक्शन से बाद का। कंस्ट्रक्शन से बाद वाला जो टाइम है उस साल का इंटरेस्ट तो उसी साल अलाउड हो जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन से पहले का जो इंटरेस्ट है यानी कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट उसको 5 सालों में उसका पूरा सम कर लो और उसको कंस्ट्रक्शन होने के 5 सालों में आपको उसको अलाउ करवाना पड़ेगा और फिर वो उसी बेसिस पे वो एग्जेम्प्ट आपको डिडक्शन मिलेगी। इसको एक बार बुकिश टर्म में समझ लेते हैं। Pre-commencement interest is allowed as deduction in 5 successive previous year starting from previous year of completion of construction। जिस साल घर बनकर के तैयार हुआ है उस साल को, उसके बाद वाले साल को, तीसरे साल को, चौथे साल को, 5वें साल को, ये 5 साल में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा जितना भी कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होगा। Pre-construction period means period during which loan was taken but the construction of house property could not be started और घर आपका बन करके तैयार नहीं हुआ था। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन आपने लोन लिया है तब से लेकर के 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन। भाई अगर आपने लोन की पेमेंट ही पूरी कर दी तो वहीं पे इंटरेस्ट रुक गया, लेकिन अगर घर अभी बन करके तैयार हुआ है और अभी तक आपने लोन पेमेंट नहीं किया है तो इंटरेस्ट तो चालू रहेगा। तो जब तक इंटरेस्ट चलता रहेगा तब तक आपको इसका बेनिफिट भी मिलता रहेगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली जो बात निकल के आती है वो आती है लिमिट्स की, कि आखिर इंटरेस्ट हमको कितना अलाउड होगा। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि हमारी जो घर है यानी कि जो प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर रखा है कि 3 तरह की होती है। एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एक होती है लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी एक तरीके की लेट आउट प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से समझ सकते हैं 2 तरह की प्रॉपर्टी, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक लेट आउट। अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उस केस में जो मैक्सिमम लिमिट है इंटरेस्ट अलाउ होने का वो या तो 30,000 है या तो 2 लाख है। 30,000 किस केस में अभी हम समझते हैं, 2 लाख किस केस में वो भी हम समझते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट नेचर की है या डीम्ड लेट आउट नेचर की है उस केस में कोई लिमिट नहीं है, जितना भी ब्याज है वो पूरा का पूरा अलाउड एज अ डिडक्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
जितना का जितना ब्याज है पूरा का पूरा अलाउड एज अ डिडक्शन हो जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनका घर लोन के पैसों से है बट वो प्रॉपर्टी उन्होंने लेट आउट कर रखी है। ये एक अच्छी बात हो सकती है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 30,000 और 2 लाख रुपीज़ की लिमिट है। तो ये क्या लिमिट है, कब की है, ये ज़रा समझ लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी। यूजुअली अब इस तरह का केस आपके पास कभी नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कभी देखो तो हो सकता है कभी आपको इस तरह की पॉइंट मिल जाए, लेकिन रियल लाइफ में आपको ये चीज़ें बहुत कम मिलेंगी। वो लोन जो आपने 1 अप्रैल 99 से पहले का ले रखा है, अगर आपने कोई लोन 99 से पहले का ले रखा है, 31 मार्च 99 से पहले का ले रखा है, तो उसमें आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 30,000 रुपीज़। हम यहाँ स्पेसिफिकली केवल इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने कोई लोन 1 अप्रैल 99 के बाद ले रखा है, आफ्टर 1/4/1999, तब के बाद अगर आपने ले रखा है तो आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा वो 2 लाख रुपीज़ का मिलेगा। ये केवल हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिसमें GAV नील होती है, NAV नील होती है। अल्टीमेटली आपको सिर्फ डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। और इसमें एक और कंडीशन लगाई गई है कि जो आपका घर है वो अगले 5 साल में बन करके तैयार हुआ हो। तो 2 बातें आपको याद रखनी है कि आपने लोन 1999 के बाद लिया हो और जब भी लिया हो आपने अपने घर को 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करवा लिया हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट 2 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा, अगर मान लो कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं की तो फिर उस केस में आपको 30,000 से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसमें अनलिमिटेड जितना भी आप ब्याज पे कर रहे हो, जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्टॉलमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट का पोर्शन है वो आपको अलाउड एज अ डिडक्शन हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।